लोकसभा में चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक पास हो गया। सरकार का प्रस्ताव है कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाए। सरकार जोर देते हुए कह रही है कि आधार और वोटर कार्ड को लिंक करने से फर्जी वोटर्स पर लगाम लगेगी, लेकिन विपक्षी सांसद आरोप लगा रहे हैं कि सरकार का ये निर्णय लोकतंत्र विरोधी है। ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है, इसलिए हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं इस बिल के आने से जो एक अधिकार लोगों को वोट देने का दिया गया है उसका हनन हो रहा है। आई एम आस्किंग फॉर डिवीजन सर, आई वांट डिवीजन सर। सर डिवीजन होगा, देख सर डिवीजन होना। विपक्ष विरोध जताता रहा, सरकार की मंशा पर सवाल उठाता रहा, लेकिन इस विरोध और हंगामे के बीच ही वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने वाला चुनाव कानून संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विपक्ष के विरोध की वजह क्या है ये आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने से क्या बदल जाएगा, इससे चुनावी प्रक्रिया में कितना बदलाव आएगा। सरकार की सबसे बड़ी दलील है कि इस कदम से चुनाव में धांधली रुकेगी। वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने से फर्जी वोटर कार्ड बनने पर लगाम लगेगी। तो सरकार ये कोशिश करता है कि बोगस वोटिंग रुकना चाहिए और फेक वोटिंग, नकली वोटिंग जो होता है जिसमें अगर रोकने के लिए कदम उठाया जाता है तो इसमें सदन को इसमें साथ देना चाहिए। इसके साथ ही सरकार चुनाव सुधारों से जुड़े इस बिल के कई फायदे भी बता रही है, जिसका सीधा असर मतदाताओं पर पड़ेगा। अब सर्विस वोटर्स के लिए चुनावी कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाएगा। इससे महिला कर्मचारियों के पति भी सर्विस वोटर में शामिल हो जाएंगे। अभी तक ऐसा नहीं था। वोटर लिस्ट में साल में 4 बार नाम दर्ज कराने का प्रावधान है, यानी अब मतदाता साल में 4 बार नाम रजिस्टर करा सकते हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने 2015 में वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की योजना पर काम शुरू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। बिल के विरोध में विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया तो सरकार ने इस पर भी जवाब दिया। वोट देना एक लीगल अधिकार है और इसलिए ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है, इसलिए हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और मंत्री जी से ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस किया जाना चाहिए। डिवीजन में लिख कर दिया कि डिवीजन करवाइए ताकि हम अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर सकें, मगर मंत्री जी को इतना टाइम दिया और दिन में पास कराया और ये बड़ा गलत है। ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छा दिन नहीं है कि दिन में इतने इम्पोर्टेंट बिल को सरकार ने पास करा, बड़ा गलत हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को सर मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो पुट्टुस्वामी केस में जो जजमेंट में लीगलिटी ऑफ दिस एक्शन व्हिच आर्टिकुलेट्स द एक्जिस्टेंस ऑफ लॉ, ये बिल्कुल क्वालिफाई होते हैं क्योंकि हम एक कानून बनाने जा रहे हैं और इसके तहत लोगों को एक बराबरी दरवाजा और दर्जा देने जा रहे हैं। लोकसभा में बिल पास होने के बाद भी विपक्ष विरोध जता रहा है, बिना चर्चा के बिल पास करने का आरोप लगा रहा है। सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में घूम रही मथुरा की। मथुरा पर जबरदस्त सियासत चल रही है। बीजेपी के बड़े नेता मथुरा में मंदिर बनाने वाले बयान दे रहे हैं। इन सब के बीच मथुरा से बीजेपी की सांसद ने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या अयोध्या के बाद मथुरा ही यूपी की सियासत की नई धुरी बनेगा? हम तो चाहते हैं योगी जी हमारे मथुरा से लड़ें। तो क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में चुनावी लड़ाई में अयोध्या के बाद अब अगली धुरी मथुरा बनेगा? क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अयोध्या के बाद मथुरा पर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ेंगी?
ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मथुरा का मुद्दा खूब गूंज रहा है। ताजा मामला तो ये है कि मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने अपनी मंशा जाहिर की है कि योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए। हम तो चाहते हैं योगी जी हमारे मथुरा से लड़ें, वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात होगी और सौभाग्य की बात होगी कि योगी जी मथुरा से लड़ें। हेमा मालिनी की यह मंशा व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन ऐसी मंशाएं मथुरा में तैर रही हैं, बहुत सारी। इसीलिए बीजेपी ने जब जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की तो योगी आदित्यनाथ ने ये शुरुआत मथुरा से की। मथुरा में योगी आदित्यनाथ से आज तक ने सवाल किया था कि क्या वो मथुरा से चुनाव लड़ेंगे। जवाब सुनिए। चुनाव लड़ने का मेरा यहाँ से कोई कार्यक्रम नहीं है। पार्टी जहाँ से मुझे कहेगी वहाँ से लड़ेंगे। इन सभी पुरियों में दर्शन करने और जनता जनार्दन की कृपा, उनका आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से जनता के लिए और इन तीर्थों के विकास करने का कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने इनकार नहीं किया और इसीलिए माना जा रहा है कि मथुरा यूपी के सियासत की नई समर भूमि हो सकती है। तो कह सकते हैं कि यूपी का चुनाव धर्म कांटे पर रख दिया गया है। यूं ही नहीं है कि बीजेपी के नेता और सांसद लगातार मथुरा पर जोर दे रहे हैं। अयोध्या काशी के बाद मथुरा में भी भव्य मंदिर होना चाहिए। राम जन्मभूमि हो गया है, अभी काशी का भी कितना अच्छा उद्धार हुआ है। अभी मैं कल काशी जा रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ, बुलाया गया है हमें। नेचुरली मथुरा के भी बहुत ही जरूरी है, उसका भी बनता है। आज तक जो नहीं हुआ है, काफी काम हुआ है। और कृष्ण तो प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। उनके लिए उनका जो जन्म स्थल है, उसकी मैं सांसद होने की वजह से मैं यही कहूंगी कि हमारा भी एक भव्य मंदिर होना चाहिए। बीजेपी के नेताओं की ओर से मथुरा पर लगातार बयानबाजियां होती रही हैं। ये तो दूसरे विरोधी लोग मुद्दा बनाए तो बनाएंगे। हम तो पहले ही नारा लगाते थे राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ नहीं, क्रम से सही हमारे एजेंडा में। बीजेपी की ओर से मथुरा को मुद्दा बनाने का काम किया था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। तब उन्होंने ट्वीट किया था कि अयोध्या काशी में भव्य निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तब करारा निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जब मुश्किल आती है तो भगवान याद आते हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में होता है। उनको इतनी परेशानी तकलीफ है कि जनता ने मन बना लिया है। जनता ने मन बना लिया है, किसान ने, नौजवान ने, व्यापारी ने मन बना लिया है, इनका सफाया होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में मथुरा का मुद्दा गूंज रहा है। हालांकि कुछ रोज पहले तक ये भी सुगबुगाहट थी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनावी समर में उतरेंगे, लेकिन वो बातें पुरानी हो गई हैं। नई बात यही है कि मथुरा से योगी के चुनाव लड़ने की सियासत तेज होती जा रही है। जाहिर सी बात है कि इसमें प्रचंड हिंदुत्व की पूरी राजनीति रची बसी है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ धर्मेंद्र शर्मा, मथुरा, आज तक। सबसे पहले बात करते हैं इस बुलेटिन में सर्दी की। सर्द आफत का डबल अटैक। जी हां, नए साल से पहले ठंड बेहिसाब है। पहाड़ों पर तापमान शून्य के नीचे है, उसका असर मैदानी इलाकों में है। अब आपको दिखाते हैं राजस्थान की तस्वीर, जहां पारे ने ऐसा रिवर्स गियर लगाया है कि रेगिस्तान में लोग कांप रहे हैं। ये सोचकर परेशान है कि आखिर उनका राजस्थान जमता क्यों जा रहा है। ये ना वादी कश्मीर है और ना ही शिमला और कुल्लू मनाली। ये है राजस्थान, जहां रेत जब गर्म होती है तो आग उगलती है। लेकिन फिलहाल तो बर्फ की बारिश हुई है। खेत खलियान से लेकर मकान दुकान तक चारों तरफ बर्फ की महीन चादर दिखाई दे रही है। भीलवाड़ा के शख्स को देखिए, कार बर्फ पर ऐसे गिरी है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब जनाब खुरच कर अपनी कार से बर्फ हटा रहे हैं। 7 साल बाद ऐसा नजारा देखने को मिला है।
भीलवाड़ा ही नहीं, मारवाड़ क्षेत्र में आने वाली पाली में भी बर्फ ने कब्जा कर लिया है। कारों की छत से लेकर टेम्पो पर जमी बर्फ इसकी गवाही दे रही है। राजस्थान में ठंड ने लोगों को बेहाल कर दिया है। यहाँ रिकॉर्ड तोड़ सर्दी का सितम जारी है। हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर तापमान पहाड़ों के बर्फीले ठिकानों को टक्कर दे रहा है। फतेहपुर शेखावटी ने तो जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग को भी पीछे छोड़ दिया, जहां पहली बार पारा -5.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। यानी सोनमर्ग से भी ज्यादा ठंडा रहा फतेहपुर। यहाँ टहनियों पर झूमर की तरह बर्फ लटकती नजर आई। कड़ाके की सर्दी में शीतलहर चुभन का एहसास करवा रही है। फतेहपुर में दिसंबर के महीने में सर्दी ने यहाँ 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। लगातार तीसरे दिन पारा माइनस में है। आज इतनी ज्यादा बर्फ तो नहीं है, लेकिन ठंड ज्यादा है। खेतों में तो भाई साहब सफेद हो रहा है पूरा। अलाव तो जलाना ही पड़ता, हाथ में कप कपी हो रही है एकदम। और बर्फ तो एकदम तारों पे बर्फ ही जम जाती है, जैसे गिलास में, मटके में, पानी में। फतेहपुर की तरह राजस्थान के दूसरे इलाके में भी तापमान माइनस में जा पहुंचा। सीकर और चुरू में पारा -0.5 डिग्री पहुंच गया, जबकि रविवार को सीकर का तापमान -2.5 डिग्री सेल्सियस हो गया था, जबकि चुरू में -2.6 डिग्री सेल्सियस था। चुरू के किसानों का कहना है कि रात में खेत में पानी दिया गया था, लेकिन सुबह उठा तो बर्फ की चादर मिली, बर्तन का पानी भी जम गया। बेरहम ठंड ऐसी कि धूप में भी राहत नहीं मिल रही। यहाँ के लोगों का कहना है कि कड़ाके की सर्दी तो 4 दशक में पहली बार दिसंबर में ऐसी देखी है। बहुत ज्यादा सर्दी है सर। इधर मेरा खेत में सरसों बो रखी है मैंने, और वहाँ पे सुबह सुबह जब आज पाइप डालने के लिए गए तो पाइप में बहुत ठंडी हो रही है और पाइप में बर्फ जैसी हालत हो रखी है। हाथ बहुत कंप आ रहे हैं और पारा शून्य जैसा बिंदु के जैसा हो रहा है। और आने जाने वालों को, राहगीरों को मैं देख रहा हूँ सब सुबह से टोपा स्वेटर वगैरह लगा के रखे हैं। बहुत ज्यादा सर्दी और सुबह से लकड़ी जला रखी है। बहुत ज्यादा सर्दी है, उठने का मन ही नहीं कर रहा है। ये मान लो सुबह 4 बजे से इधर बैठा हूँ लकड़ी जला करके। बहुत ज्यादा सर्दी। अब ऐसी ठंडी हवाएं शरीर को जब भेजती हैं तो दिमाग सन्न हो जाता है। राजस्थान के उत्तरी भाग के कई जिले शामिल हैं, इसमें चुरू, सीकर और झुंझुनू जिले शामिल हैं। अगर आज के तापमान की बात की जाए तो जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया उसके मुताबिक 4 जिलों में तापमान 0 डिग्री के नीचे पहुंच चुका था। चुरू में तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फतेहपुर में तापमान -1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फतेहपुर में कल की तारीख में टेम्परेचर -4.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक 21 और 22 तारीख को भी प्रदेश में कई जगहों में शीतलहर या अति शीतलहर का प्रकोप बना रह सकता है, पर उसकी जो तीव्रता या सिवियरिटी है वो कुछ कम हो सकती है। चंबल के किनारे बसे धौलपुर में भी ठंड और पाले ने तो किसानों की कमर ही तोड़ दी। रबी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। पथरीले इलाके में शीतलहर से किसान परेशान। ये सर्द हवाएं चल रही हैं, इसके साथ कोहरा पड़ रहा है। इससे क्या है, किसानों के लिए आलू में और इनमें तो जो है नुकसान है, लेकिन जो गेहूं की फसल है, जौ है, चना है, इनके लिए बहुत फायदेमंद है। सरसों में भी नुकसान है इस कोहरे से। आलू की फसल, किसान बड़े चिंतित हैं कि ये आलू की फसल पे ये कोहरा पड़ रहा है, इससे थोड़ा आलू नहीं बैठ पाएगा। और किसानों के लिए ये दोनों ही चीज़ें हैं, इसमें फायदा भी है और नुकसान भी है। आलू की में, सरसों की में और ये सब्जी में नुकसान ज़्यादा है। सालों 3 दिन आते बराबर चल रहे हो। राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में भी हालत खराब है। मैदान में घास पर ओस जम गई है। बर्तन में ठंड से पानी जम रहा है। यहाँ का न्यूनतम तापमान रविवार सुबह -1 डिग्री दर्ज किया गया। पहाड़ों में मौसम ने चाल बदली तो असर राजस्थान में देखा और आने वाले दिनों में बर्फीली हवा और चुभने वाली है। खासकर चुरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू और सीकर में कुदरत की चाल बदलने वाली है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी, धौलपुर से उमेश मिश्रा, सीकर से सुशील कुमार जोशी, जयपुर से देव अंकुर वधावन के साथ आज तक।
देश की राजधानी दिल्ली ने भी इस सीजन की सबसे तेज सर्दी झेली। पारा 3 डिग्री के करीब रहा। वहीं दिल्ली से सटे राज्यों का भी हाल बेहाल है। सूरज दुबक गया है, लोग सिहर गए हैं। एमपी में तो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली कांप रही है, हरियाणा ठिठुर रहा है, यूपी में सिहरन बढ़ गई है, एमपी में लोग थरथरा रहे हैं। ठंड का मिजाज इतनी तेजी से बदला है कि उत्तर भारत से लेकर देश का दिल भी घबरा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक बदल गई रातें? दिन में खिली धूप के बावजूद चुभने लगी हवाएं। आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए उन कंपन को, सिहरन को, हाड़ कंपाने वाली ठंड से परेशान लोगों की तकलीफों को। बहुत दिक्कत हो रही है और न कहीं लकड़ी जल रही न को क्या। ये दिक्कतें तो है ही नहीं, आप खुद देख रहे हो कितने ठंडी, कितने आदमी पैसे देख लो, कहीं जलाई देखता है कहीं। पिछले 3 दिनों से जो ठंड का कहर है वो काफी एकदम से बढ़ गए हैं। इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी हुई है, उसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एकदम से कड़ाके की ठंड हो गया और जिसकी वजह से खेतों में पाला जमा है। जैसे तूड़ी या पराली के ऊपर तो बर्फ जमी हुई है, लेकिन खेत में जो रेत है, रेत पर भी आज के टाइम जो है काफी बर्फ जमी हुई है। इससे फसलों को नुकसान है ज्यादा पाला पड़ने से। दिल्ली की सर्दी अपने नए रंग में है, नए साल पर पूरे तेवर दिखाने को बेताब है। ऐसे में लोग तो कहेंगे कि ठंड का मौसम है तो इसमें नया क्या है? तो ठहरिए, नया है तभी तो इसकी चर्चा है। चर्चा ये है कि दिल्ली में नए हफ्ते का आगाज कंपकपाने से हुआ। पारा लुढ़ककर 3.2 डिग्री तक जा पहुंचा, जो दिल्ली में इस सीजन का सबसे कम पारा है। और इतना ही नहीं, आने वाले 2 से 3 दिनों में ही पारा और तेजी से नीचे गिरेगा। येलो अलर्ट जारी करके दिल्ली वासियों को सावधानी बरतने की चेतावनी मेट डिपार्टमेंट ने दे दी है। ये भी कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में तापमान और भी नीचे गिरेगा और लोगों को सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ बारिश होने की भी संभावना दिल्ली में बताई जा रही है। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो वेरी पुअर से पुअर कैटेगरी में आ गया है। आज सुबह 8 बजे सफर के वेबसाइट के हिसाब से दिल्ली में AQI लेवल यानी कि PM 2.5 लेवल लगभग 220 के आसपास था। दिल्ली से सटे हरियाणा में भी पारा ने गोता लगा दिया है। कहीं लोग अलाव जलाकर सर्दी के सितम को कम कर रहे हैं तो कहीं गर्म कपड़े पहनकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। तो पिछले दिनों में कुछ ठंड बढ़ रही है, वो बहुत ज्यादा हो गई है और इसके अंदर जो बिल्कुल ठंडी लहर है उसकी वजह शायद पहाड़ों पे जो बर्फबारी हो रही है वो भी। इन दिनों सर्दी बहुत ज्यादा हो चुकी है कि भी सिरसा के अंदर पिछले 2-3 दिनों से जो तापमान है वो सबसे न्यूनतम पाया गया है। ठंड में अलाव कानपुर के लोगों ने भी जला रखी है। शीतलहर के बीच सड़क किनारे ही आग ताप रहे हैं लोग। दिन में धुंध का बसेरा है। मफलर, टोपी, जैकेट, चादर, कंबल ओढ़े लोग डटे हुए हैं। चाय के ठेले पर अड्डा जमाए हुए हैं। काफी है भैया, बहुत है। कुछ नहीं, जैसे मैंने जो रवैया कर रहे हैं क्या करा जाए, उसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। बिल्कुल है, दिक्कतें तो है ही नहीं, आप खुद देख रहे हो कितने ठंडी, कितने आदमी पैसे देख लो, कहीं जलाई देखता है कहीं। एमपी में भी सर्दी का सितम है।
सीहोर में फसलों पर ओस की बूंदें जम गई हैं। पारा 1.9 डिग्री पर मंडराने लगा, जो साल का सबसे कम पारा है। खेतों में हरियाली दूर दूर तक है, लेकिन ओस की चादर में ढकी हुई। शीतलहर का असर टीकमगढ़ पर भी पड़ रहा है। टीकमगढ़ में जहां रविवार को न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री था, वहीं आज 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम की भूल भुलैया ऐसी है कि दिन और रात के तापमान में काफी अंतर है, जिसका असर फसलों से लेकर इंसान की सेहत पर ज्यादा पड़ रहा है। न्यूनतम तापमान लगातार गिरता जा रहा है। कोहरे के साथ साथ पाला भी गिर रहा है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ये जो है 21 नाइट से इम्प्रूव है सिग्निफिकेंटली, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यानी 21 नाइट ऑनवर्ड कोल्ड वेव नहीं रहेगा, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये हो गया हमारा पश्चिम भारत का जो वार्निंग। सो हम लोग जो है 20 नाइट ऑनवर्ड या 22 से कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव वार्निंग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कल नाइट से थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, 22 से एकदम से चला जाएगा। मौसम के इसी तेवर को देखते हुए मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है। जैसे जैसे पहाड़ों में बर्फबारी तेज होगी और पश्चिमी विक्षोभ अपना रंग दिखाएगा, वैसे वैसे मैदानी इलाकों में ठंड और सताएगी। दिल्ली में अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर भी हालात काफी संकट भरे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में तापमान माइनस में चला गया है। केदारनाथ में भी ऐसा ही मौसम है। बावजूद इसके वहां पर पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का काम जोर शोर से चल रहा है। समुद्र से 11,000 फीट की ऊंचाई पर ये केदारनाथ है, जहां मंदिर के चारों तरफ खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। केदारनाथ में तापमान -15 डिग्री के नीचे चला जाता है, जिसके आगाज की खबर आपको मंदिर की छत पर बिछी ये सफेद बर्फ देगी। वहीं इसके चारों तरफ आपको सफेद बर्फ यहाँ के कठोर मौसम की गवाही देती दिखेगी। इतने मुश्किल हालात में भी यहाँ पर मजदूर पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट का काम पूरा करने में जुटे हैं। तापमान माइनस के नीचे जाने के बावजूद 250 से 300 मजदूर अलग अलग प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं। ये चमोली का मलारी गांव है, जिसके खेत से लेकर घर तक में आपको बर्फ का साम्राज्य ही दिखेगा। यहाँ पर तापमान -10 से -15 तक लुढ़क जाता है, जिस वजह से यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। इस समय चमोली में तापमान -12 से अधिक लुढ़क चुका है। वहीं यहाँ गिरी बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल की कांगड़ा वैली में भी तस्वीर अलग नहीं है। धर्मशाला में सीजन की पहली बर्फबारी से यहाँ लोग खुश हैं। यहाँ पर आपको लोग जगह जगह हाथ तापते मिल जाएंगे। मनाली में तो सैलानियों की बहार है। यहाँ पर रात में अचानक बर्फ गिरने लगी तो घूमने आए लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यहाँ तापमान गिरने से नदी नाले सब जम गए हैं और सैलानी जमे हुए पानी पर घूमने का आनंद ले रहे हैं। अब लेह की तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ पर -17 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है। सर्दियों में लद्दाख में पड़ने वाली ठंड की वजह से ये देश से 6 महीनों के लिए कट जाता है, जिससे यहाँ रहना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। पानी जमने से नलों को भी गरमाना पड़ता है, तब जाकर लोगों को पानी मिलता है। पहाड़ों पर होने वाली इसी बर्फबारी का नतीजा है कि मैदानों में इस बार शीतलहर का प्रकोप बहुत ज्यादा है।